बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैंने अपने लिए बर्गर लिया तो दुकान के बाहर ही धूप में बैठे एक लड़के पर नजर पड़ी तो तरस खाकर मैंने अपना बर्गर उसे दे दिया और बोली, मेरे लिए दुआ करना। वो बहुत खुश हुआ और बोला, बाजी तू घर जा और अपना इनाम देख लेना। अब मेरे पास पैसे भी ना थे कि और बर्गर ले सकती। यूं मैं खाली पेट ही घर वापस आ गई, मगर मुझे तो कुछ भी घर में ऐसा ना मिला। मैं यही सोचते सोचते सो गई, मगर जब सुबह आंख खुली तो जान निकल गई, क्योंकि मैं तो दुल्हन। मेरा नाम रुबाब है। मेरा ताल्लुक कसूर शहर से है। हम 3 बहन भाई हैं। जब मैं 3 साल की थी तो ममा की डेथ हो गई थी। मेरा भाई और मेरी बहन मेरी दूसरी माँ से है। ममा की वफात के 6 माह बाद ही दादी ने पापा की शादी कर दी कि इतनी छोटी बच्ची को कौन संभालेगा, इसीलिए शादी कर लो, तुम्हें बीवी मिल जाएगी और बच्ची को माँ। मैं ज्यादा वक्त दादी के पास ही रहती थी। यूं कहना भी गलत ना होगा कि दादी जब तक जिंदा थी मुझे माँ बनकर पाला। मेरे पापा की कपड़े की दुकान थी और जिसने पापा से शादी की वो मेरे पापा की कजन भी थी और पहले भी पापा से शादी ही करना चाहती थी। वो लोग काफी गरीब थे, पर दादी ने वहां शादी न की क्योंकि वो अपनी बहन की बेटी लाना चाहती थी और दादी का ये फैसला काफी हद तक दुरुस्त भी था। मेरी ममा के इखलाक के पूरे खानदान में चर्चे थे और जिसे अब दादी ब्याह कर लाई वो दादा अब्बू की भतीजी थी। पापा कई माह ममा के गम से ना निकल सके थे, कमरे में बंद रहते। कभी दिल कर लेता तो वो मुझे उठा लेते और प्यार करते। अब तो वो बीमार भी रहने लगे थे, हर वक्त किसी सोच में डूबे रहते। दादी ने शादी पर फोर्स किया तो सादगी से निकाह करके पापा मेरी दूसरी माँ ले आए थे। अब जब से पापा की शादी हुई है वो कुछ दिन क्या हमेशा के लिए ही मुझे भूल गए। जिसको दादी ब्याह कर लाई कि चलो मेरे बेटे को पसंद करती थी, एक गरीब फैमिली से है, मेरी पोती को संभाल लेगी, उसने पहले ही दिन दादी को कह दिया कि अपना ये बोझ खुद संभालें। मैं कोई बच्चे पालने के लिए नहीं लाई गई। पापा और उस आंटी की शादी को 1 साल हुआ तो उनके घर एक बेटी पैदा हुई, जिस पर आंटी कहती कि तुम मनहूस हो, तुम दुआ करती होगी कि बेटी पैदा हो, और मुझे मारती। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा था। मैं उस बच्ची के इर्द गिर्द फिरती रहती, लेकिन आंटी मुझे उसे उठाने न देती और मुझे डांट कर कमरे से निकाल देती। फिर 2 साल बाद उनके घर बेटा पैदा हुआ, जिसके लिए पूरे घर में जश्न मनाया गया। और तब मैं 6 साल की थी। मुझे दादी ने अपने सीने से लगा कर रखा। मुझे कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूं, बस तुम पढ़ा करो, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। मेरी दूसरी मम्मा जब से आई थी उन्होंने एक दिन भी मुझसे अच्छे से बात न की थी। वो मुझे बात बात पर मारती थी। दादी से तो अब चला भी नहीं जाता था। जब पापा की दूसरी बेटी हुई तो मम्मा ने मुझे कमरे से ही निकाल दिया और उस कमरे को अपनी बेटी के लिए सेट कर दिया। मैं अब दादी के कमरे में आ गई थी। अब उसी कमरे में मेरी दुनिया थी और उसी कमरे में मुझे रहना था। मैं 9 साल की हो चुकी थी। मुझे अब सब समझ आती थी। मम्मा मेरी बहन को अलग स्कूल भेजती और मुझे एक सरकारी स्कूल। पापा बिल्कुल बेफिक्र हो गए थे। उन्होंने कभी मुझसे पूछा ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। मुझे दादी पैसे देती थी, जिनको कभी कभी मैं दूसरी मामा से छुपा लेती थी। अब तो वो दादी को भी बातें सुनाती। जब से उनके घर में बेटा पैदा हुआ था वो पापा को भी किसी खातिर में नहीं लाती थी। उनके सामने तो अच्छी बनी रहती, मुझसे खाने का पूछती, पर जैसे ही पापा मंजर से हटते वो खाना छीन लेती। मुझे कहती, तुम्हें शर्म नहीं आती, बाप का पैसा खा रही हो और कोई काम भी नहीं करती। अब वो मुझसे काम करवाती थी। पापा को कहती कि रुबाब अब बड़ी हो गई है, इसीलिए इसको काम में लगाती हूँ, ताकि कल ससुराल वाले ये ना कहें कि सौतेली माँ ने कुछ सिखाया नहीं। पापा बहुत खुश हो जाते थे और कहते, अच्छा करती हो, इसको काम सिखाओ। वो मुझसे घर का हर काम करवाती थी और अगर कभी मुझसे कुछ गलत हो जाता तो मुझे बहुत मारती थी। मैं दादी के पास आकर रोती रहती और दादी मुझे दिलासा देती, कहती बस कुछ साल है, तुम पढ़ लिख जाओ, फिर एक शहजादा आएगा और वो तुम्हें ब्याह कर ले जाएगा, फिर तुम वहीं रहना, यहां मत आना। मैं आज हूं, कल ना होंगी। तुम खुद को मजबूत रखा करो और डरा मत करो। तुम्हारा डर तुम्हारी कमजोरी है। लेकिन मुझे उनकी ये बातें कहाँ समझ आती। मेरी बहन और भाई को कभी आंटी ने ये नहीं कहा कि वो उनकी मामा नहीं है, लेकिन मुझे हमेशा कहा कि मैं तुम्हारी मामा नहीं हूँ, मुझे आंटी कहा करो। उन्होंने कभी मुझे मेरे बहन भाइयों के साथ खेलने नहीं दिया। पापा उनके लिए बहुत सारे खिलौने लाते, आइसक्रीम लाते, पर उन्हें मैं याद नहीं रही। मुझे इस दुनिया में लाकर वो भूल चुके थे और मैं अल्लाह से दुआएं करती कि दादी को कभी कुछ ना हो,
वो हमेशा मेरे साथ रहे। एक दिन आंटी ने मुझे कपड़े इस्त्री करने को दिए। मुझसे भाई की शर्ट जल गई। तब मैं 16 साल की थी। आंटी ने रहम न खाया और वो इस्त्री मेरे हाथ पर लगा दी। मैंने चीख मारी। दादी बाहर आई और उन्होंने आंटी से मुझे छुड़वाया, लेकिन उन्होंने दादी को भी धक्का दे दिया। दादी दीवार में जा लगी। उनको पहले ही घुटनों का मसला था। मैं अपनी तकलीफ भूलकर दादी की तरफ भागी। मैं उनको सहारा देकर कमरे में ले आई थी। उनको बेड पर लिटाया और उनकी टांगे दबाने लगी। मैं उस वक्त शदीद तकलीफ में थी। दादी ने कहा कि हाथ पर कुछ लगाओ, लेकिन मुझसे उठा नहीं जा रहा था। मैं हिचकियों से रो रही थी। आज मैंने फैसला कर लिया था कि सब बाबा को बता दूंगी। शाम में मुझे तेज बुखार हो गया। दादी ठंडे पानी की पट्टियां करती रहीं। पापा को 2 बार बुलवाया दादी ने, लेकिन उनकी बीवी ने उन्हें आने ही नहीं दिया। मुझे अब अपने बाप से भी नफरत होने लगी थी। मुझे हर किसी से नफरत होने लगी थी। पर दादी ने कहा कि नफरत कमजोर लोग करते हैं, बहादुर और मजबूत लोग तो नफरत के बदले में मोहब्बत देते हैं। मुझे दादी की ये बात समझ नहीं आती थी। मैं रोते रोते सो चुकी थी। सुबह मेरी आंख अपनी छोटी बहन के हिलाने पर खुली थी। वो मेरे मुंह पर थप्पड़ मार रही थी, लेकिन मुझे होश नहीं था क्योंकि मेरा बुखार कम न हुआ था। फिर पता नहीं कैसे एक डॉक्टर को बुलवाया गया। मेरा चेकअप किया और मुझे बेड रेस्ट बता दिया। कुछ दवाइयां लिख कर दी, जिनको दादी ने चौकीदार अंकल के हाथों मंगवा लिया था। दादी खुद जैसे तैसे करके मेरे लिए खाने को कुछ लाई। पापा भूल चुके थे कि उनकी एक बेटी भी है जो उनकी चहीती बीवी से है। मैं हर रोज मामा की तस्वीर से बातें करती। मुझे आज दूसरा दिन था तो मेरी छोटी बहन ने आकर मेरे सामने कपड़ों का ढेर मेरे बेड पर दे मारा और कहा कि ये रात तक इस्त्री हो जाने चाहिए। मैंने कहा कि अभी बुखार कम नहीं हुआ है, जैसे ही ठीक होंगी मैं कर दूंगी। लेकिन उसने बड़े होने का भी लिहाज न किया और मुझे बालों से पकड़ लिया और कहा, आज का मतलब आज रात तक इस्त्री हो जाने चाहिए, वरना मम्मा को बताती हूँ तुम्हारा, तुम कामचोर हो चुकी हो। और कहकर चली गई। मैं कितनी देर अपना जला हुआ हाथ देखती रही, लेकिन असल तकलीफ तो मेरे अंदर थी, जिसकी वजह से मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। जैसे भी करके मैंने कपड़े प्रेस किए और अपनी बहन के कमरे में रखाई। वो इस वक्त कहीं जाने को तैयार हो रही थी। उसकी दोस्त की सालगिरह थी। मैंने कमरे को गौर से देखा, जो कभी मेरा था। मैं अभी देख ही रही थी कि मेरी बहन ने मुझे कहा, लगा दो नजर, गवार कहीं की, निकलो इधर से। औलाद माँ बाप को देखकर ही सीखती है, और मेरी छोटी बहन भी अपनी माँ जैसी ही थी। मेरा भाई छोटा था, कभी कभी आ जाता था जब काम होता मुझसे। एक दिन मैं खाना बना रही थी, पापा आ गए। मैं उनसे मिली और मेरी बहन भागती हुई पापा के सीने से लग गई। पापा उसका माथा चूम रहे थे। मैं किचन के दरवाजे में खड़ी रह गई। मेरी आंखों में आंसू थे, जिनको छुपाकर मैं दोबारा खाना बनाने लगी थी। मैं सुबह स्कूल जाती और जैसे ही घर आती, आंटी मुझे खाना बनाने में लगा देती, लेकिन अपनी बेटी को कभी पानी का गिलास लाने को भी नहीं कहा। जो काम भी होता वो मुझे ही आवाज देती, चाहे आधी रात ही क्यों ना हो। एक बार मेरी छोटी बहन ने कहा कि उसे नूडल्स खाने हैं। मेरा हाथ अब तक ठीक नहीं हुआ था। वो मेरे पास आई। दादी मेरे बाल बना रही थी। मेरे बाल बहुत घने और स्याह थे। उसने मुझे नूडल्स बनाने का कहा। मैंने इनकार कर दिया कि मैं अभी किचन से आई हूँ और मेरा हाथ बहुत खराब हो चुका है। तब तो वो चली गई, लेकिन जब सुबह आँख खुली तो मेरे बाल उसने कैंची से काट दिए थे। रात के किस वक्त वो कमरे में आई मुझे खबर ही ना हुई। दादी भी दवाइयाँ लेकर सो रही थी और वो मेरे बाल काट कर चली गई। मैं उस दिन जी भर कर रोई। मेरे बाल मेरी मम्मा जैसे थे और उसने काट दिए। दादी मुझे चुप करवा रही थी। आज मैंने सोच लिया था कि जो भी हो जाए मैं पापा को बताऊंगी। जैसे ही पापा घर आए, मैं उनके लिए चाय लेकर गई। उन्होंने मेरा हाथ देख लिया। मेरा जला हुआ जख्म अब खराब हो चुका था, लेकिन उन्होंने कुछ पूछा नहीं। और जब अपनी आंखों से देखकर मेरी तकलीफ नहीं समझ सकते तो मेरे बताने का भी क्या फायदा था। एक बाप अपनी सगी औलाद से इतना बेहिस हो जाएगा, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं क्या पढ़ रही हूँ, कौन से स्कूल जाती हूँ, छुट्टी की तो क्यों की, मुझे कुछ चाहिए तो नहीं। इन सब बातों से पापा को कोई गर्ज नहीं थी। उन्होंने कभी मुझे जेब खर्च तक नहीं दिया। मेरे अंदर एक जंग छिड़ी हुई थी। कभी कभी दिल करता कि मैं मर जाऊं। मेरी तकलीफ बढ़ती जा रही थी और मेरी सुनने वाली बस मेरी दादी थी। शायद मेरा रब भी मुझसे नाराज हो गया था। मेरी जिंदगी के 19 साल रोते गुजर गए। इस दौरान मेरे बाप को मेरी याद नहीं आई कि उनकी कोई बेटी भी है। मेरी छोटी बहन अब मेरे बराबर की हो गई थी। वो रोज कोई नया लिबास पहनती और तैयार होकर निकल जाती। शाम को एक लड़का छोड़ने आता, जिससे गेट पर खड़े होकर वो कितनी ही देर बातें करती। आंटी पूछती
तो वो कहती कि मेरा क्लास फेलो है, मेरे दोस्त का भाई है, मुझे छोड़ने आया है। और उसकी मम्मा कहती, हाथ डालना तो अच्छी जगह डालना, मेरी तरह ना रह जाना। हालांकि पापा की अपनी दुकान थी और चल भी अच्छी खासी रही थी, उनको कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, फिर भी उन माँ बेटी का पेट नहीं भरता था। मैंने चुप साध ली थी। मुझे अब तकलीफ, दर्द, इन सब की आदत हो चुकी थी। मेरी आंटी से मेरी खूबसूरती भी बर्दाश्त नहीं होती थी। उन्होंने कई बार मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पर अल्लाह मुझे बचा लेता था। दादी अब हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी थी। मैं दिन रात दुआएं मांग रही थी, पर मेरी किस्मत मेरे साथ धोखा कर गई और दादी मुझे छोड़कर चली गई। मैं उस दिन धाड़े मार मार कर रोई, क्योंकि मेरी माँ तो आज मरी थी। लोगों के सामने मेरी दूसरी माँ मुझे दिलासे देती रही कि मैं हूं तुम्हारी माँ। सब उन्हें अच्छा समझते थे। पापा भी कहते कि चुप कर जाओ, तुम्हारी माँ भी जिंदा है। लेकिन सच कौन जानता था, मेरी तकलीफ कौन समझता। दादी की वफात को 2 माह गुजर गए। मैं दादी के कमरे तक महदूद होकर रह गई। दूसरी मामा का जो थोड़ा बहुत लिहाज था, अब वो भी नहीं रहा। मुझसे अगर थोड़ा सा भी काम ऊपर या नीचे हो जाता तो वो मुझे खाना न देती, मेरे आगे से खाना उठा लेती। मैं कमरे में आकर दादी से गिले शिकवे करती कि कैसे आप मुझे इस बुरी दुनिया में अकेला छोड़ गई, मुझे साथ लेकर क्यों नहीं गई। अब हर रोज मैं अकेली कमरे में रोती रहती। कभी दादी की चीजें देखती तो कभी उनका चश्मा उठाकर चूमती। मैंने उनके कपड़ों को सेट कर लिया और खुद पहनने लगी। दादी ने कुछ जेवर रखा था मेरे लिए, मैंने उसको छुपा दिया था, क्योंकि दादी ने कहा था मैंने ये तुम्हारी माँ को दिया था और एक दिन मैं ये तुम्हें दूंगी। लेकिन शायद उन्हें पता था कि उन्होंने नहीं बचना, इसीलिए मुझे थमा गई थी कि तुम इसे संभाल के रखना और किसी को मत देना। मैंने वो जेवर संभाल लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे कमरे की तलाशी जरूर ली जाएगी। और दादी के मरते ही दूसरे दिन आंटी ने सारे कमरे की तलाशी ली और कहा, बूढ़ी औरत कुछ भी नहीं छोड़ के गई। मैंने तो सुना था कि तुम्हारी माँ का जेवर तुम्हारी दादी के पास है। तब मैंने कहा, वो तो पापा ने बेच दिया था अपनी दुकान के काम के लिए। वो मुझे घूरती हुई चली गई थी। शायद उनको यकीन आ गया था। एक दिन मेरा छोटा भाई, जो मेरी दूसरी माँ से था, वो नशे में घर आया। मामा ने जल्दी से उसको कमरे में भेजा कि तुम्हारा बाप घर पर है, देख लेगा तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब घर से हर रोज कभी कोई चीज चोरी होती तो कभी पैसे, जिसका इल्जाम सिर्फ मुझ पर ही लगाया जाता और मुझे ही मारा जाता। एक दिन आंटी ने मुझे भाई के बेल्ट से मारा और मुझे खाना तक नहीं दिया, बल्कि कमरे में बंद कर दिया। मैं 2 दिन तक कमरे में रही और नल का पानी पीती रही। 2 दिन बाद भाई ने कमरे का दरवाजा खोला, इसलिए नहीं कि बहन की फिक्र सताई थी, बल्कि मुझसे पैसे मांगने थे। जब मैंने कहा कि मुझे तो आज तक पापा ने कभी पैसे नहीं दिए, तो वो मुझे झूठी मक्कार कहता हुआ चला गया और मैं भाग कर निकली कमरे से। मैंने किचन में जाकर फ्रिज से खाना निकालकर खा लिया। उस दिन शुक्र है कि आंटी अपने भाई के घर थी और मेरी बहन अपने कमरे में। मैंने खाना खाकर बर्तन धोकर रख दिए और सब कुछ बिल्कुल वैसा कर दिया जैसे किचन में कोई गया ही ना हो। अगले दिन मुझे कमरे से बाहर आने को कहा गया। मेरी दूसरी मम्मा अपने शराबी भतीजे से मेरा रिश्ता तय कराई थी। वो एक बच्चे का बाप था। जब पापा ने बात की तो मम्मा ने कहा कि आपकी बेटी की पसंद है, और क्या हुआ जो उसका एक बच्चा है। मैंने भी तो एक बच्ची के बाप से शादी की थी और उसकी बच्ची को अपनी बेटी समझा। आज भी उसी की खुशी की खातिर सब कुछ कर रही हूँ। वो इमरान को पसंद करती है। तब वो पान खाता हुआ इमरान घर में दाखिल हुआ, जिसको आज मैं दूसरी बार देख रही थी, जिसे आज तक मैंने कभी मुंह नहीं लगाया था। वो कह रहा था, डरो मत रुबाब, मैं संभाल लूंगा। तुम बताओ ना अंकल को, हम तो कई सालों से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। देखो कैसे तुम्हारी मम्मा ने तुम्हारे पापा को मना लिया। क्यों, अब तो खुश हो ना? पापा ये सब सुनकर मुझे घूरते हुए चले गए। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि ये सब मैं अपनी बेटी के मुंह से सुनना चाहता हूं। आंटी ने मुझे बालों से पकड़ा और कहा, ध्यान से बात सुनो, तुम्हारी शादी मेरे भतीजे से होगी। अच्छे से दिमाग में बिठा लो और जाकर शादी की तैयारी करो। मैं वहां से चुपचाप आ गई, क्योंकि मेरे पास 2 ही हल थे, या तो मैं मर जाऊं या इस घर से ही भाग जाऊं। फिर पापा का ख्याल आ गया कि उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। मुझे मैट्रिक के बाद पढ़ने नहीं दिया गया, घर के कामों में रखा गया। पापा अपने बच्चों को साथ ले जाते, लेकिन मुझे कभी पूछा तक नहीं। और आज आंटी ने कहा कि मैं इमरान को पसंद करती हूँ, तब भी पापा ने मुझसे एक बार नहीं पूछा, उल्टा मुझे ही शर्म दिलाकर चले गए। पहले बस मैं अपनी मामा से बातें करती थी, लेकिन अब दादी और मामा दोनों से बातें करती।
मेरी उम्र 22 साल हो चुकी थी और मम्मा ने एक और गेम खेली थी। वो अपने अंजाम से बेखबर थी। वो डरती ही नहीं थी शायद अल्लाह से। कभी उनका दिल मुझ पर जुल्म करते कांपा नहीं था, और आज तो उन्होंने हद ही पार कर दी थी। मेरी बहन किसी लड़के को पसंद करती थी। मम्मा ने पापा से बात की तो वो नहीं माने कि अभी उम्र ही क्या है, अभी पढ़ने दो। कितनी अजीब बात है ना। उसको कह दिया कि पढ़ो, लेकिन मेरा कभी ख्याल ही नहीं आया। पता नहीं कौन सा गुनाह किया था मैंने, जिसकी सजा मिल रही थी। दादी सही कहती थी कि मुझे डर कर नहीं जीना चाहिए, ये लोग फायदा उठाएंगे। मुझे बहादुर बनना चाहिए, पर मैं बन नहीं पाई। मैं चुप रहती। कई बार पापा को सब कुछ बताने की कोशिश की तो आंटी ने बताने नहीं दिया, और बाद में मुझे टॉर्चर करती रही। और अब मेरा निकाह तय कर दिया गया। मैं एक बुत की मानिंद थी। न मेरी कोई दोस्त थी, न मेरी मम्मा का कोई रिश्तेदार। बस उनकी एक बहन थी, वो भी बैरून मुल्क रहती थी। उन्होंने भी कभी भांजी की खबर न ली। और आज मेरा निकाह होने जा रहा था, लेकिन घर में एक कोहराम मच गया। पापा को हार्ट अटैक आया था, क्योंकि मेरी बहन कल रात ही घर से उस लड़के के साथ भाग गई थी और एक खत पापा के नाम छोड़ गई थी, जिसे पढ़कर पापा को हार्ट अटैक आया था। हम पापा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। पापा ने जब से गाड़ी ली थी तो एक लड़का ड्राइवर रखा हुआ था। वो आज मुझे शीशे से घूर रहा था, लेकिन मैंने उसको नजरअंदाज कर दिया। मैं उसके साथ सिर्फ एक बार दादी को लेकर गई थी। उसके बाद कभी मुझे गाड़ी में जाना नसीब नहीं हुआ था। आज पापा की वजह से मेरा निकाह अगले जुमे रख दिया गया था। पापा आईसीयू में थे। मैं उनकी सेहत के लिए दुआएं मांग रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। वो हमारा ड्राइवर था, और कभी कभी पापा के साथ उनकी दुकान पर भी होता था। पापा ही उसे घर लाए थे, क्योंकि घर में किसी को भी गाड़ी चलाना नहीं आती थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराया, लेकिन मैंने रुख फेर लिया। वो बाहर हमारा इंतजार करता रहा। फिर पापा के दोस्त और दूसरी मम्मा ने मुझे घर जाने को कहा। मैं उस ड्राइवर के साथ वापस आ गई। मुझे वो अजीब सा लग रहा था। तब वो बोला, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खाना खा ले। रात काफी हो चुकी थी और होटल भी बंद हो चुके थे। तब एक बर्गर वाली शॉप पर वो रुका और 2 बर्गर और 7 कोल्ड ड्रिंक ली और मुझे थमा दी। मैंने उसे कोई जवाब ना दिया और ना ही उसके हाथ से बर्गर और कोल्ड ड्रिंक ली। तब उसने सारा सामान मेरी गोद में रख दिया और खुद बाहर बैठकर बर्गर खाने लगा। इसकी खुशबू से मेरी भूख मजीद बढ़ गई थी, तो मैं भी खाने लगी। मैंने पहला निवाला ही लिया था कि एक अजीब सी सरशारी पैदा हुई थी। मैंने बहुत सालों बाद, शायद 17 साल बाद बर्गर खाया था। मैं खा रही थी और साथ साथ रो रही थी। मेरी इस कैफियत को कोई नहीं समझ सकता। जब उसने देखा कि मैं खा चुकी हूं, तो वो आराम से गाड़ी में आ गया और गाड़ी चलाने लगा। वो बार बार मेरी तरफ भी देख रहा था। तब उसने कहा, रुबाब, फिक्र मत करना, मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हारा निकाह किसी भी सूरत किसी और से नहीं होगा। मैं बहुत जल्द तुम्हें यहां से अपनी बनाकर ले जाऊंगा। मुझे उसकी बातों से खौफ महसूस हुआ और मैंने अपना चेहरा मजीद छुपा लिया। वो हल्का सा मुस्कुराया और मुझे घर लाकर उतार दिया। उसका नाम फरहान था। वो पहले पापा के साथ दुकान पर होता था। कहां से आया था और कौन था, कुछ पता नहीं था। 3 साल में उसने पापा का दिल जीत लिया था। पापा ने गाड़ी ली तो उसे ड्राइवर रख लिया। उसने पहले भी कई बार मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं वहां से डरकर भाग आती। आज उसे मौका मिल गया था। शायद मेरी हालत देखकर अब एक ड्राइवर भी मुझसे फायदा उठाना चाहता था। मुझे अपनी बातों में उलझाकर नुकसान देना चाहता था। पापा हॉस्पिटल से 1 हफ्ते बाद घर आ गए थे, ठीक होकर, और निकाह की तैयारियां दोबारा शुरू हो गईं। मेरे कानों में दिन रात एक ही आवाज गूंजती, तुम फिक्र मत करना, मैं सब संभाल लूंगा। और ऐसा ही हुआ। इमरान कहाँ गया किसी को नहीं पता। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन वो ना आया, और मैं उस दिन पहली बार मुस्कुराई थी। दूसरी तरफ पापा को छोटे भाई का पता चल गया, और उसी ड्राइवर ने बताया था कि आपका बेटा नशा करते हुए पकड़ा गया है और इस वक्त थाने में है। पापा गुस्से से थाने भागे। वो भाई को ले आए थे। पुलिस वालों ने उसे बहुत मारा था, क्योंकि वो शराब पीकर किसी लड़की को छेड़ रहा था, और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पापा ने घर आकर मम्मा से खूब लड़ाई की कि एक बेटी भाग गई, दूसरा बेटा जेल चला गया। ये तरबियत की है तुमने? जहां तुमने मुझसे झूठ बोलकर मेरी बेटी का रिश्ता किया, वो भी भाग गया शादी से। तुम्हें क्या मिला ये सब करके? मैं ये सब कमरे में बैठी सुन रही थी। फरहान पता नहीं कहां चला गया था। शायद वो झूठा था। कई माह हो गए थे, पर वो नहीं आया था। एक दिन मैं बाहर निकल गई। जिस दुकान से फरहान ने बर्गर लिया था, मैंने उसी दुकान से अपने लिए बर्गर लिया। तो दुकान के बाहर ही
धूप में बैठे एक लड़के पर नजर पड़ी तो तरस खाकर मैंने अपना बर्गर उसे दे दिया और बोली, मेरे लिए दुआ करना। वो बहुत खुश हुआ और बोला, पाजी तू घर जा और अपना इनाम देख लेना। अब मेरे पास और पैसे भी ना थे कि मैं और बर्गर ले सकती। यूं खाली पेट ही घर वापस आ गई, मगर मुझे तो घर में कुछ भी ऐसा ना मिला। मैं यही सोचते सोचते सो गई, मगर जब सुबह आँख खुली तो चांद निकल गई, क्योंकि मैं तो दुल्हन बनी हुई थी। क्योंकि जिस लड़के को मैंने बर्गर दिया था वो मेरा शौहर था। उसने आला लिबास पहना हुआ था। उसने कहा, मैं दुकान के बाहर बैठा था इसीलिए कि जो रहमदिल लड़की मुझे खाने को कुछ देगी मैं उसी से शादी करूंगा, और तुमने मुझ पर तरस खाया। अब तुम सारी उम्र इस महल में रहोगी। वो वाकई एक महल था। बहुत से नौकर नौकरानियां काम कर रहे थे। मैंने इस जैसा महल आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। लेकिन उस पूरे महल में एक भी शीशा नहीं था। मैंने उससे पूछा कि पूरे महल में एक भी शीशा नहीं है और ना ही मेरे घर वाले नजर आ रहे हैं। तो उसने कहा, तुम एक जादुई दुनिया में हो जहां तुम ना इस दुनिया से बाहर जा सकती हो और ना यहां कोई अंदर आ सकता है। मैं कुछ दिन तो खुश रही। वो लड़का उस वक्त जा चुका था, लेकिन उसने बताया था कि अगर मैं किसी को दिल से याद करूं या शीशे में अपना अक्स देखूं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे यहां 2 हफ्ते हो चुके थे। सब मेरी खिदमत करते, मुझे मलका समझते। एक दिन मुझे फरहान की याद आई। मैं उठी और किचन से एक थाली निकाली और उसमें अपना अक्स देखा और फरहान को पुकारा तो एक पल लगा और सब कुछ बदल गया। मैं अपने बेड पर थी। कितनी देर मैं बेयकीनी से देखती रही। क्या आया वो सब ख्वाब था या हकीकत? और तभी बाहर से कुछ आवाजें आई। फरहान अच्छी सी ड्रेसिंग किए हुए एक बहुत ही नफीस औरत के साथ बैठा था। सब एक दूसरे को बड़ी हैरत से देख रहे थे। तभी वो औरत मुझे देखकर उठी और कहा, रुबाब, मैं तुम्हारी खाला हूं। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैंने कितना ढूंढा है तुम्हें। दरअसल पापा ने पुराना घर क्या शहर ही बदल लिया था। शायद इसीलिए खाला मुझे ना ढूंढ पाई थी। लेकिन वो आज मेरे लिए रिश्ता लेने आई थी। जिसको सब ड्राइवर समझ रहे थे वो मेरी खाला का बेटा फरहान था। उसने मुझे दादी को जब हॉस्पिटल लेकर गए तब देखा था, क्योंकि वो एक डॉक्टर था। उसी शाम सादगी से निकाह हुआ और खाला मुझे अपने साथ ले आई। आज 2 साल हो चुके हैं। फरहान ने मुझे हर खुशी दी है। खाला माँ के जैसे प्यार करती हैं और फरहान ने मेरा एडमिशन एक अच्छे से कॉलेज में करवा दिया है। पापा को जब सारी हकीकत मालूम हुई तो उन्होंने माफी मांग ली। आंटी को फालिज हो चुका है और मेरी छोटी बहन घर वापस आ गई है, जिसे उस लड़के ने इस्तेमाल करके छोड़ दिया है। वो महल या वो जादुई दुनिया पता नहीं ख्वाब थी या हकीकत, लेकिन फरहान की सूरत में मुझे एक अच्छा हमसफर मिल गया था जो आज मेरे कहने से पहले सब कुछ समझ जाता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।